करें शुरू। तो आज के अखबार की जो जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनको एक जगह करने की हमने कोशिश की है। तो सबसे पहली खबर आज की जो है वो है नमक का शोक बन रहा साइलेंट किलर। तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट होगा? ये आपका इंपॉर्टेंट होगा जो डिजीज है उसमें, ठीक है। तो बहुत सी बीमारियां नमक की वजह से होती हैं। फिर इसके बाद में आईआर में हम पढ़ेंगे चीन पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिकोण। तो खास करके जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको लेकर के, रीजनल जो रिलेशंस है हमारे उनको लेकर के हम बात करेंगे, पॉलिटिक्स को। इसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार रोकथाम में एआई का अनुप्रयोग। अब जनरली आप एआई पढ़ोगे तो उसमें आप क्या करोगे कि बेसिक्स ही पढ़ के रह जाओगे, लेकिन अलग अलग डायमेंशंस पे। तो करंट में हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके अलग अलग डायमेंशन पे इन चीजों को कवर कर पाए। फिर हम पढ़ेंगे राज्यसभा में 4 सदस्य जो मनोनीत हुए हैं उनके बारे में, उनको जानेंगे। कुबेरपुर ओके, ये तो पिछली क्लास में हो गया था। और इसके बाद में 2-4 खबरें और हैं, उनको मैं कवर करूंगा। तो छोटी मोटी जो लास्ट में कुछ स्पोर्ट्स की भी है वो सारा देख लेते हैं ना। चलो, तो सबसे पहले इनको अच्छी तरह से देख लो। तो पैरालंपिक्स से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, पैरा एथलीट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो राजस्थान के तीसरे एक और नए उभरते हुए पैरा एथलीट हैं, ठीक है। नाम है इनका महेंद्र। क्या नाम है इनका? महेंद्र, ठीक है। तो पहले दो रहे हैं, जैसे एक देवेंद्र झाझड़िया रहे हैं, तो उनको खेल रत्न मिला हुआ है। उनके बाद सुंदर सिंह गुर्जर रहे हैं, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार और बहुत से पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीते हैं। अब ये तीसरे बंदे आ गए महेंद्र। तो ये कौन है उसको हम देख लेते हैं। तो पैरा जेवलिन थ्रो में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनाया है, और एक बार नहीं 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया इसी साल। एक के बाद एक इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, ठीक है। तो जयपुर जिले के दूदू कस्बे के सखून गांव के, दूदू पहले जिला हुआ करता था। तो अभी जब नई सरकार ने पिछले साल मार्च 2024 में क्या किया था, 12 मार्च 2024 को जब दोबारा से पुनर्गठन किया था जिलों का, तो 50 जिले बना दिए थे। तो उसमें दूदू क्या था, हमारा सबसे छोटा जिला था, ठीक है। तो सबसे छोटे जिले के रूप में दूदू था। अब यहां से महेंद्र जो है वो यहाँ पर निकले हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कब? 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये नाम आप खाली इतना याद रखना है कि इंडिया ओपन पैरा एथलेटिक्स तो है ही, और वर्ल्ड लेवल की है। ये भी हुई थी इसी महीने जुलाई में। वहां पर इन्होंने 2 थ्रो किए, और दोनों थ्रो में एक के बाद एक इन्होंने अपने ही 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए पुराने। पैरा जेवलिन में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ऐसा करने वाले वो तीसरे एथलीट बन गए। 2 कौन थे पहले मैंने बता दिया, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर। अब ये लाइंस आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि सेंटेंस बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। F42 कैटेगरी, ये याद रखना, पूछा जाता है कि ये F42 कैटेगरी में खेलते हैं, F46 कैटेगरी में खेलते हैं। तो क्या होता है कि अलग अलग तरह की कैटेगरीज है। मान लो कोई दिव्यांग जो है वो पैरों की वजह से है, कोई हाथों की वजह से है, ठीक है। अलग अलग वजह से दिव्यांग हो सकते हैं ना। तो उसमें अगर बाकी दोनों की बात करें तो उनके हाथों की प्रॉब्लम थी, ठीक है। इनके क्या है, पोलियो से ग्रसित है, तो पोलियो से ग्रसित होने की वजह से ये दिव्यांग के रूप में यहाँ पर खेलते हैं। 3 रिकॉर्ड कब बनाए? एक तो 23 मई को बनाया था इन्होंने स्विट्जरलैंड में, एक नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री हुई थी जिसमें इन्होंने 61.17 मीटर का थ्रो किया। और फिर इन्होंने 11 जुलाई को एक तो 62.26 मीटर और फिर 63.89 मीटर। ये डेटा भी याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि अब आरपीएससी और ज्यादा डिटेल में जा रही है और डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे कि एक बार अवनी लेखरा से जुड़ा हुआ पूछा था कि निशानेबाजी में उन्होंने कितने पॉइंट्स अर्जित किए थे, तो 250 पॉइंट कुछ 49 कुछ पॉइंट उन्होंने अर्जित किए थे, तो वो भी पूछता है। तो उसका ध्यान रख करके हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला करंट अफेयर्स। नमक एक नॉर्मल सी चीज है और सभी लोगों के लिए मतलब मान के चलो बहुत असेंशियल है, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो ये दर्शाती है कि नमक जो है वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में अगर हम उपयोग करें तो हमारे लिए गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। अब ये क्या रिपोर्ट है और किसने दी है उसको देखते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन? विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनाइटेड नेशंस का ही एक सहायक संगठन के रूप में काम करता है, और ये हेल्थ से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड लेवल के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करता है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसने कहा है कि रोजाना 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। मतलब आपके पूरे दिन भर के खाने में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए। और 5 ग्राम तो लोग बाग यूं उठा के यूं डाल ही देते हैं, है ना। तो ये कहा है, लेकिन शहरी भारतीय प्रतिदिन कितना खाते हैं? 9.2 ग्राम नमक खाते हैं।
शहर वाले ज्यादा खाते हैं, गांव के कम खाते हैं। गांव के 6 ग्राम के लगभग कुछ खाते हैं, शहर वाले ज्यादा खाते हैं। तो चटपटा खाने का, तीखा खाने का इनका स्वाद ज्यादा है। जैसे कि पतासी खाने का लोगों को शौक होता है, तो उसके पानी में नमक बहुत ज्यादा आता है, टार्टरिक और ये सब हम देखते हैं ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपेडिमियोलॉजी ये करके एक हमारा इंस्टीट्यूट है, जो कि आईसीएमआर अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है उसके अंडर है। ठीक है, इसने कहा है कि एक प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, कम्युनिटी लीड सॉल्ट रिडक्शन। कम्युनिटी लीड मतलब जो कम्युनिटी ही खुद लीड करेगी उसको, मतलब हमारा जो समाज है, तो उसके माध्यम से हम सॉल्ट को कम करने की कोशिश करेंगे लोगों के रोजमर्रा के भोजन में। और कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पंजाब और तेलंगाना से। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ शुरू करेंगे। इसमें काउंसलिंग की जाएगी और नमक के उपयोग को कम करने की बात की जाएगी। ठीक है, तो एक एलएसएस करके सॉल्ट आता है, लेस सोडियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको? लेस सोडियम सॉल्ट। तो उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन सोडियम जो होता है, तो नॉर्मली हम जो खाते हैं वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बेसिकली जो हमारा नमक है। राजस्थान में भी नमक पैदा होता है, कहाँ से होता है? सांबर। सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड करके एक कंपनी है जो राजस्थान देश भर का लगभग 7 से 8% नमक उत्पादित करती है। और सांभर में, जयपुर जिले में ही सांभर झील है, वहां पर नमक बनता है। हालांकि नमक तो कहीं भी खारे पानी की झीलों से बन सकता है, लेकिन खाने योग्य नमक की जब बात करते हैं हम, तो यहीं से बनता है। अगर हम बात करें जैसे डीडवाना से और बाकी जगह से, तो वहां पर जो है खाने योग्य नमक नहीं होता है। ठीक है, वो नमक जो है वो किस में काम आता है? इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो इसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक अभियान शुरू किया जिसका नाम क्या है? पिंच फॉर ए चेंज। पिंच का मतलब क्या होता है? चुटकी। ठीक है, बोलते ना पिंच मत मारो, वो भी होता है ना एक, तो ये चुटकी है। ठीक है, एक चुटकी नमक ही काफी है, उससे ज्यादा हमको नहीं खाना चाहिए, ऐसा करके। बेसिकली नमक ज्यादा खाने से क्या होता है? लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्याएं हो जाती है, और इसकी वजह से हृदयघात मतलब हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो इस हिसाब से ये एक हमारी पहली खबर हो गई। तो साइलेंट किलर बन रहा है, उस पर WHO ने ये कहा है कि भारत के लोग ज्यादा नमक खाते हैं। नमक का जो बेसिक है वो सारा हमने देख लिया, और इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहा था, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कम्युनिटी लीड सॉल्ट रिडक्शन या फिर पिंच फॉर अ चेंज अभियान किससे संबंधित है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हमको कोई संभावनाएं नहीं छोड़नी है, अपनी तरफ से हर तरह की क्वेश्चंस को हमें कवर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनके लिए राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का हमारा कोर्स है, जो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो इसमें रिकॉर्डिंग्स, उनके साथ नोट्स जो कि वो प्रिंट कर सकते हैं, और पीवाई की क्यूज टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी राजस्थान हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उनको क्विज के फॉर्मेट में वहां पर अवेलेबल है, तो उसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। तो इसके लिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर कॉल करके उस पर जो है बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रीजनल सिक्योरिटी के बारे में। तो देखिए पिछले कुछ सालों में हम देखें तो जो भारत है उसके आसपास का जो परिदृश्य है उसमें बहुत बदलाव आया है। भारत ने हालांकि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पर काम करते हुए पूरी कोशिश की है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखे, लेकिन पड़ोस है कि मानता नहीं वाली स्थिति है। ठीक है, और लगभग लगभग ये मान के चलो कि अधिकांश देश वर्तमान में किसी न किसी टेंशन वाली स्थिति में है। चाहे हम मालदीव का मुद्दा देखें, चाहे हम पाकिस्तान का मुद्दा देखें, चाहे हम नेपाल को देखें या फिर हम बांग्लादेश को देखें, हर एक देश जो है भारत के साथ उसके संबंध अब इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। और इसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? चीन। और इसी चीज को देखते हुए, चूंकि बांग्लादेश में भी अभी थोड़े दिनों पहले हमने बदलाव देखे और ये सारी चीजें हुई है, तो उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर एक आर्टिकल आपके आज के अखबार में आया था, संपादकीय आया था, तो उसी में से मैंने कुछ आपके काम की चीजें निकालने की कोशिश की है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि कुनमिंग जो कि चीन में स्थित है, वहां पर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों ने मिलकर के एक बैठक की थी, अभी त्रिपक्षीय बैठक। और उस बैठक में इन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और समुद्री मामलों के लिए एक जॉइंट वर्क जो टीम है उसका गठन किया है। क्या किया है? संयुक्त कार्य दल। ठीक है, वो बनाया है इन्होंने, जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन्होंने बनाया है, और उसके माध्यम से ये एक साथ मिलकर के इस पर काम करेंगे। अब हम बोलेंगे सर हमें क्या दिक्कत है, तो भैया इस बात को उजागर किया हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। सीडीएस कौन होते हैं? तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर को हम क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये जो है 2019 में ये पद आया था, और उसके बाद से हमारे यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होने लग गई है। वर्तमान में कौन है? जनरल अनिल चौहान। ठीक है,
तो जनरल अनिल चौहान है। तो आपको सीधा पूछ ले इस तरह का क्वेश्चन कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में। तो इन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो सामंजस्य है ये भारत के लिए खतरे के रूप में हो सकता है। देखो प्रॉब्लम ये है कि भारत की जो सीमा है वो पूरी की पूरी कवर्ड नहीं है ना, हाँ, ओपन सीमा है। अब देखो एक तरफ हमारे चीन है, एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, और एक तरफ हमारे कौन है, बांग्लादेश है। बांग्ला चलो पाकिस्तान के साथ की सीमा का मैक्सिमम हिस्सा हमारा सिक्योर हम कर चुके हैं, मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान की, राजस्थान की जो एरिया वाली बॉर्डर्स है वहां तो हमने तारबंदी सब कर दी। कश्मीर की हालत थोड़ी सी ऐसी, इधर से चीन से हमारा सीधा टकराव होता है कहाँ पर, लद्दाख वाले एरिया में, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। और सबसे समस्या ये बांग्लादेश के साथ में, यहाँ पर लगभग 4000 से भी ज्यादा जो हमारी किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वो एक तो दलदली क्षेत्र है, नदियां हैं, और वहां पर किसी तरह की कोई फेंसिंग नहीं हो रखी और करना पॉसिबल भी नहीं है। भाई गंगा नदी और बाकी सारी नदियां, ब्रह्मपुत्र, ये सारी इधर से निकलती हैं, तो इतने बड़े एरिया को कैसे वहां पर फेंसिंग की जाए, पानी वाले एरिया पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते ना। तो ये वहां पर सिक्योरिटी रीजन से समस्या है। अब बात है कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, तो उनके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जो पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम हमको। पहला, बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी वो लंबे समय तक वहां पर प्रधानमंत्री रही, और शेख हसीना जो है वो हमेशा प्रो इंडिया रही है, अर्थात उन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया है, भारत के साथ उन्होंने संबंध अच्छे किए। उन्हीं के रहते हुए हमारे बीच में जो लैंड डिस्प्यूट्स थे उनको हमने क्लियर किया, जो जमीन से संबंधित मुद्दे थे, तो कुछ क्षेत्र हमने उनको दिए थे, उन्होंने कुछ हमको दिए, हमने संशोधन भी उसके लिए किया था, ठीक है। और उसके बाद में चूंकि उनकी सरकार का भी पतन हो गया तो वो भाग करके भारत में आ गई, भारत ने उनको शरण दी, तो इस वजह से बांग्लादेश के लोग खफाए। दूसरा, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, वहां पर एक सक्षम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार नहीं है, ठीक है। मतलब है तो सही, लेकिन वो पूरी, मतलब एक तरह से मेलाफाइड हम उसको बोल सकते हैं कि किसी तरह से सांठगांठ करके उनको बनाया। और दूसरा, वहां पर जो राजनीति चल रही है वो किसकी चल रही है, सेना प्रमुख की। तो आसिम मुनीर करके वहां का जो सेना प्रमुख है वो आक्रामक हमेशा रवैया अपना रहा है। और तीसरा, चीन की बात करें तो चीन लगातार, अब आप देखो कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई हो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई हो। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे कि बार बार जो है चीन उनको कम करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में वो हमको इकोनॉमिक स्टांस पर जाकर के परेशान कर रहा है। हालांकि भारत और चीन के बीच में भी कोई इतनी शांति नहीं है, हमने डोकलाम की झड़प देखी, ठीक है, कोरोना के टाइम में, और जो स्थिति हुई थी उस समय सैनिकों की झड़प में धक्का मुक्की हुई, और फिर जो टेंशन रही बहुत लंबे समय की, तो वो स्थिति लगातार देखने को मिलती है। जब कभी वो मैप या कुछ भी जारी करता है तो वहां पर भी वो कुछ न कुछ खुराफात अपनी करता रहता है। नेपाल को भी, चूंकि नेपाल को लंबे समय से एक बफर स्टेट के रूप में हम देखते हैं। बफर का मतलब क्या होता है, दो देशों के बीच में, तो बफर स्टेट है कि नहीं है नेपाल, हम दोनों के बीच में, क्योंकि अगर नेपाल नहीं होता तो भारत की सीमा किससे जुड़ती सीधी, चीन से, लेकिन एक बड़े हिस्से में नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। भारत ने लगातार अपनी सहयोगात्मक परियोजनाओं के माध्यम से नेपाल और भूटान दोनों को अपनी तरफ रखने की कोशिश की है, लेकिन अब लंबे समय से वहां पर बढ़ता हुआ प्रभाव देखा जा रहा है किसका, चीन का, ठीक है। तो ये स्थिति, कारण जो है हमने ये देख लिया कि ये कारण है जो हम बता सकते हैं। अब इससे क्या क्या, और अभी क्यों जो घटनाक्रम हुए उनको देखिए। बांग्लादेश के अंतरिम नेता कौन, अभी मोहम्मद यूनुस, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने अभी कहा था कि पूर्वोत्तर जो है हमारा वो लैंड लॉक्ड एरिया है। पूर्वोत्तर को इन्होंने क्या बोल दिया, एक लैंड लॉक्ड। तो पूर्वोत्तर चूंकि भारत का अंग है, और आप मान के चलो कि जब हम पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, भारत के इस हिस्से को हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सकरी सी पट्टी है हमारी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिकन नेक। चिकन नेक मतलब समझते हो, मुर्गा देखा है, मुर्गे की गर्दन देखी है, कैसी होती है, पतली सी। मुर्गे को मारना हो तो क्या करो, गर्दन को पकड़ के तोड़ दो, गर्दन टूट जाएगी तो क्या होगा, मुर्गा मर जाएगा। तो ये वो मुर्गे वाली गर्दन ही है, ठीक है। तो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी हम इसको बोलते हैं, या चिकन नेक के नाम से जानते हैं, पतली लंबी सकरी पट्टी है। तो ये पट्टी जो है ये बहुत सुरक्षा की दृष्टि से अहम, और अगर इसको काट दिया जाए तो कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्या हो सकती है। भारत भी पूरे प्रयास कर रहा है सिक्योर करने की इस चीज को, ठीक है। और अब यहां से समस्या ये है कि इन्होंने लैंडलॉक्ड बोला, तो एक तरह से ये कहना चाहता है कि भैया ये एरिया कभी भी इसको कुछ भी हो सकता है। दूसरी, बांग्लादेश को इसने एकमात्र समुद्री द्वारपाल बोला है।
मतलब कि बांग्लादेश इस एरिया की रक्षा कर रहा है एक तरह से, कि वो वहां खड़ा है सामने, नहीं तो इसकी सुरक्षा ही ना हो। ठीक है। इसके अलावा इसने चीन को ललमुनीर हाट, ललमुनीर हाट एक जगह है जो कि भारत की बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है, केवल 20 किलोमीटर दूर, वहां पर ये एयरबेस बनाने का निमंत्रण दे रहा है। अब आप सोचो कि भारत की बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर चाइना आकर के अपना एयरबेस बना रहा है। अब देखो चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ एयरबेस बना देगा, एयरबेस की बात हो रही है। पहले वो चिटगांव जो उसका जो बंदरगाह था वो भी चीन को देने की और इनकी बातें बीच में चल रही थी। अब वो ये क्या कर रहा है कि इसको हम एयरबेस बना दें, मतलब उसके प्लेन्स वहां पर होंगे, मतलब एक तरह से जो चीन की वायुसेना है उसको पूर्व दिशा में भी बढ़त मिल जाएगी। भाई इधर तो म्यांमार और बाकी देश रह गए, लेकिन यहाँ पर सीधा अगर बांग्लादेश आ गया तो यहाँ से वो पूरे हमारे पूरे एरियाज उसकी जद में होंगे या नहीं होंगे। एयरबेस से तो आराम से आप प्लेन उड़ा करके और अटैक कर सकते हो, बेनिफिट उसका ले सकते हो, है ना। नीचे अगर हम बात करें तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में भी वो जो है जो बंदरगाह है उन पर काम कर रहा है। उधर उसने जो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है उसको डेवलप करने पर पूरा अपना काम किया है। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमको घेर रहा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके एक नीति बोला जाता है इसको, मोतियों की माला, मतलब वो इंडिया के चारों तरफ घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे मालदीव जो है उसमें भी अभी कुछ एरिया को डेवलपमेंट के लिए उसने निवेश वहां पर बड़ी मात्रा में किया है। मोहिद्दीन मुइजी जो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने थे, तो एंटी इंडिया कैंपेन या इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने चलाया था। मतलब इंडिया के क्या है कि वहां पर हमारे सैनिक हमने भेजे हुए हैं जो वहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं, और वहाँ पर एक हमारे कुछ हेलीकॉप्टर्स उनके पास हैं जिनका मेंटेनेंस और सारा सब कुछ जो देखते हैं, तो उनको निकालने की बात हमेशा की है उसने। तो वो चीज उसको लेकर के तो उसका भी फायदा चीन ने कहीं ना कहीं उठाया है। तो यहाँ पर ये जो एयरबेस बनाने का निमंत्रण ये दिखा रहा है कि अब चीन और बांग्लादेश के बीच में ज्यादा घनिष्ठता हो रही है, और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। ठीक है। बांग्लादेश को चीन ने अपने पाले में लाने के लिए भारी निवेश, बुनियादी ढांचा और सैन्य सहयोग का प्रस्ताव रखा है। अगर ऐसा रहा तो बांग्लादेश को चूंकि सपोर्ट मिलेगा तो वो भी कल को हो सकता है कश्मीर के बारे में बात करे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात करे, या इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक मतलब जो अपना हिंद महासागर है और अपना प्रशांत महासागर, मतलब ये दोनों एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से होकर के विश्व का अधिकांश व्यापार, मतलब 80% से ज्यादा जो ट्रेड है वो यहाँ से होकर के जाता है। तो इंडो पैसिफिक की राजनीति आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वाड हम सुनते हैं, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग किस किस का है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन चारों के बीच में जो क्वाड नामक संगठन है वो एक्चुअल में इंडो पैसिफिक राजनीति को देखता है। इनके बीच में एक मालाबार करके एक्सरसाइज होती है चारों देशों के बीच में, वो इसी इंडो पैसिफिक एरिया में होती है। और ये कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया, क्योंकि चीन क्या है ना, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है और वो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। जैसे दक्षिण चीन सागर है चीन की सीमा के आसपास के एरिया में, वहां पर वो जो बाकी देश है ताइवान, फिलीपींस और इन सबको लगातार क्या करता है, परेशान करता है। फिलीपींस के साथ खास करके चलती रहती है, जापान के साथ चलती रहती है, तो वो कहता है कि ये पूरा मेरा है। भारत कभी ऐसा नहीं कहता। भारत तो बेचारा हिंद महासागर में भी सागर जैसी पहल चलाता है। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, मतलब पूरा जो रीजन है, पूरा जो एरिया है वहां पर सबको सिक्योरिटी मिले, सबका ग्रोथ हो, उसके लिए भारत काम करता है। भारत ने बहुत से अभियान भी यहाँ पर देशों के लिए चलाए हैं, मैत्री अभियान, कभी कोई आपदा आ जाए तो भी भारत उनकी मदद करता है। तो भारत सॉफ्ट पावर के माध्यम से काम करता है, चीन डेप ट्रैप के माध्यम से काम करता है। चीन क्या करता है, देशों को निवेश के लिए पैसा देता है और फिर उसके बाद भारी भरकम ब्याज लगा के उनको बर्बाद कर देता है और फिर अपनी मनमानी माने मनवाता है। ये उसकी एक तरह से बोल सकते हैं आक्रामक तरीके से, हार्ड पावर को वो यूज करता है। ठीक है। तो यहां पर ये हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान जो कि हमेशा हमारा विरोध करते हैं हर मुद्दे पे, उनके साथ में बांग्लादेश भी खड़ा हो जाएगा, तो ये भारत के लिए टेंशन वाली बात हो जाएगी। सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का निर्माण करके, ठीक है, जैसे ललमुनीर हाट में चीनी एयरबेस बना रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के समीप, तो इससे क्या हो सकता है भारत को अलग करने की बात हो जाए, क्योंकि अगर वहां पर एयरबेस है और वहां से अगर अटैक कर दिया तो आसानी से क्या किया जा सकता है, उस कॉरिडोर को काटा जा सकता है। काट दिया तो पूरा का पूरा उत्तर पूर्व भारत, हमारा जो सेवन सिस्टर वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा हट सकता है। ठीक है। तो ये एक खतरा यहां से निकल करके आता है। चीन पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक रूप से, तो बांग्लादेश की बात तो हमने कर दी है, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान को लगातार मदद वो कर रहा है। हमने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चीज देखी, जब चीन के द्वारा बड़ी मात्रा में छद्म रूप से पाकिस्तान को सप्लाई की गई
और न केवल सप्लाई की गई बल्कि तकनीकी सहयोग भी दिया गया, चाहे वो उसके उपग्रह हो, चाहे उसके हथियार हो, रियल टाइम इंटेलिजेंस हो, या फिर स्ट्रेटेजिक जो भी सलाह होती है वो सारा सब कुछ उसने वहां पर दिया है। पाकिस्तान को भारत की गतिविधियों की लाइव इनपुट भी मिल रही थी, किससे? चीन से। भाई पाकिस्तान के पास इतने सैटेलाइट्स नहीं है, ठीक है, और उसके पास में कोई ऐसा स्पेस प्रोग्राम भी नहीं है, लेकिन हमारे पास अपना इंडिविजुअल स्पेस प्रोग्राम है। तो ये तो भला हो, बहुत अच्छी बात है कि रशिया ने और इन्होंने हमको क्रायोजेनिक इंजन और ये सब देने से मना किया, और विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा जैसे लोगों ने मेहनत की, तो आज हमारे पास एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पेस प्रोग्राम है, जिसमें आज हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, और बस थोड़ा सा हो रहा है कि हम अपना इंडिजीनियस स्पेस क्राफ्ट भी पहुंचाने वाले हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि हम अपना स्पेस स्टेशन भी वहां बनाएंगे, और पीछे भी छोड़ देंगे कई देशों को, आज की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं जितना सक्सेसफुली। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर चीन मदद कर रहा है, पाकिस्तान के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब किसने दिए? उसको चीन ने दिए, ठीक है, और आगे भी वो इसमें उसकी मदद करेगा, ठीक है। चीन ने 5 उपग्रह सीधे सीधे तैनात किए थे, ताकि किसी भी स्थिति में जो है भारत को चुनौती दी जा सके। अब क्या किया जा सकता है? तो इससे देखो, खतरा तो हमने देख लिया, अब हम क्या करें ये भी तो जरूरी है ना भाई। हर तरीके से वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, सोशल मीडिया हो, चाहे आपका ग्राउंड लेवल पर जब युद्ध हुआ उस स्थिति में, सब में हमने उनका गठजोड़ देख लिया। अब हमको युद्ध केवल सीमाओं पे नहीं बल्कि साइबर, आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल मोर्चे पर भी लड़ना पड़ेगा। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। साइबर मतलब कंप्यूटर वॉरफेयर जो भी है उसको, आर्थिक मतलब जिसको कर रहा है ना, आर्थिक परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा चीन हमें, बार बार परेशान कर रहा है। सामाजिक मतलब सोशल रूप से भड़काना, या फिर हमारे यहाँ की जो इंटरनल सौहार्द हमारे बीच में है, लोगों के बीच में सामाजिक, उसको खिलाफ उसके काम करना, बयान देना। और डिजिटल मोर्चे पर तो टेक्नोलॉजी बेस्ड, क्योंकि हमारे मैक्सिमम उपकरण उपकरण जो है उनको बनाने में उसका सहयोग हम लेते हैं, वहां से हमारा रॉ मटेरियल आता है, तो उसमें भी वो हमें क्या कर सकता है? चुनौती दे सकता है, ठीक है। भारत को साइबर सुरक्षा, ड्रोन, मिसाइल, डिजिटल नेटवर्क और एआई जैसी रक्षा प्रणालियों पर काम करना पड़ेगा। हालांकि भारत काम कर रहा है, लेकिन अब हमें और एग्रेसिवली इस एरिया में काम करना पड़ेगा। बुनियादी ढांचा, खास करके हमारा जो सीमा एरिया है, वहां पर हमको अपना बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड्स हो, चाहे हमारे पोर्ट्स हो, चाहे हमारे बेसेस हो, एयर बेस हो, चाहे हमारा इंडिजीनियस जो क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स को डेवलप करने का काम हो, खास करके डिफेंस सेक्टर में, उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा। रक्षा प्रणालियां हमको अपनी विकसित करनी पड़ेगी, ताकि हम पूरी तरह से अपने लेवल पर आत्मनिर्भर हों। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, ठीक है। तो हमको कूटनीतिक सक्रियता दिखानी पड़ेगी, बांग्लादेश से अपने रिश्तों को सुधारना पड़ेगा, और पड़ोसी देशों को, बाकी और जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, इन सबको भी हमें दूर रखना पड़ेगा। अब देखो, जब हम उपाय लिखेंगे तो हमको यही उपाय लिखने, कोई अलग उपाय नहीं लिखने जाओगे। हम सोचे कि कोई आसमान से उतार करके उपाय ले आए, वो तो नहीं होगा ना, कि अचानक से सर मैं जो ना शक्तिमान बन जाऊंगा और सारी मिसाइलों को गोल गोल घूम के कर लूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। काम तो जैसे होता है, जैसे इंसान है तो धीरे धीरे ही चीजें होंगी, लेकिन वही है कि जो बिगड़ा रिश्ता, उस रिश्ते को सुधारने के कैसे भी करके प्रयास किए जाए, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की जाए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, या जो भी है, या फिर उसकी आंखें खोली जाए, जो भी चीजें हैं उन सब मुद्दों को देख करके हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान है, किसी समय का पूर्वी पाकिस्तान ही आज का बांग्लादेश है। 1971 में उसको आजाद करवाने में भारत की अहम भूमिका रही है, ठीक है। तो इसलिए लंबे समय तक सौहार्दपूर्ण संबंध थे, लेकिन अब चूंकि एंटी पार्टी आ गई है, तो फिर वैसी स्थिति में हमको उसी तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक आईआर से रिलेटेड चीज है, आपको इसी तरह से समझना पड़ेगा। हर एक देश के साथ हमारे कैसे संबंध है, हर एक एरिया के साथ हमारे कैसे संबंध है, और उनसे जुड़े प्रश्न अगर कभी भी आए तो इसी तरह के आंसर भी हमको देने हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन हमको करना है इनका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेटेंट मियाद समाप्ति से सस्ती दवाओं का खुलता रास्ता, ये करके और एक आपकी एक आर्टिकल और आया था। अब ये कहां पर आया? तो आपके आरएस के तीसरा पेपर जो है ना हमारा, उसमें लॉ सेक्शन है। लॉ सेक्शन में आपके एक आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो संपदाएं अलग अलग तरह की होती है। एक तो भौतिक संपदा है, ये टेबल, कुर्सी, पंखा जो भी दिख रहा है सब क्या है? भौतिक संपदाएं। लेकिन कुछ आपके दिमाग में भी चल रहा है, आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा गाना चल रहा है, कोई धुन चल रही है और आपने उस पर गाना बना दिया, तो उसका क्या मिलता है? आपको कॉपीराइट मिलता है ना। क्यों मिलता है? वो कॉपीराइट क्या है? कॉपी नहीं करे कोई, इस बात का राइट है।
कोई दूसरा उसको कॉपी ना करे, इस बात का राइट है क्या, कॉपीराइट। तो बर्न कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन ऐसे बहुत से समझौते हुए हैं जिनके माध्यम से लंबे समय से कॉपीराइट के मुद्दे पर बात की गई है। हालांकि पढ़ाने में जो है कॉपीराइट का काम थोड़ा सा कम हो जाता है, शैक्षिक कारणों से और बाकी चीज़ों के लिए पढ़ाने में हम दूसरे के कंटेंट भी ले सकते हैं, लेकिन फेयर यूजेस भी उसमें बहुत सी चीज़ें होती है। तो जैसे कॉपीराइट होता है उसी तरह से एक होता है हमारा पेटेंट। पेटेंट किसके लिए दिया जाता है, तो बेसिकली पेटेंट दिया जाता है नवाचार के लिए। कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ नया इजाद किया है, खोजा है, कोई तकनीक हो सकती है, कोई प्रयोग हो सकता है, किसी तरह की मनुष्य के लिए उपयोगी कोई भी चीज, अगर उसने बनाने का तरीका अपने इजाद किया है तो उसके लिए उसको मिलता है पेटेंट। सामान्य नियम यह है कि वर्ल्ड लेवल पर पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाता है। और इस पेटेंट को कौन मैनेज करता है, जो विश्व व्यापार संगठन है वो इसको देखता है, और इसके लिए वो एक ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करके, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब व्यापार से जुड़ा हुआ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके व्यापार से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो इस ट्रिप्स नाम के समझौते से देखे जाते हैं। तो 3 समझौते हैं एक्चुअल में। एक समझौता होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं गेट्स। दूसरा होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विसेज, तो वो भी GATS ही है। पहला GATT है, दूसरा GATS है, और तीसरा होता है अमूर्त संपदा, वो जिसको बोलते हैं ट्रिप्स। तो बेसिकली विश्व व्यापार संगठन 3 समझौतों पर काम करता है। आगे पढ़ोगे आप, या पढ़ लिया होगा, जहां तक जो पुराने वाले उन्होंने सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये ट्रिप्स है, इसी ट्रिप्स के अंतर्गत पेटेंट और ये सारी सब चीजें नियामक होती है। पूरे विश्व की जो लॉज है उनको एक जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। भारत में भी पेटेंट जो है 1999 का जो कानून है उसके अंतर्गत इसको देखा जाता है, या शायद 2000 का है, एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं, लेकिन उसी समय का है एक, है ना। तो उस कानून के अंतर्गत उसको देखा जाता है। भारत ने 1999 से लेकर 2005 तक पेटेंट कानून में बदलाव किया, संशोधन किया, ठीक है। और उसके अंतर्गत बेसिकली दवा, पेट्रोकेमिकल और एग्रोकेमिकल के क्षेत्र में प्रोडक्ट पेटेंट लागू किया। तो इन क्षेत्रों में जो भी कोई नई खोज होती है तो उसमें वो पेटेंट का कानून चलता है। 20 साल के बाद में क्या होता है कि वो चीज सार्वजनिक हो जाती है, मतलब पब्लिक डोमेन में आ जाती है। मतलब मान लो कोई दवाई है, उसका फॉर्मूला है आपके पास में, आप 20 साल तक तो अपनी मोनोपोली करोगे, आप उसको जितने रुपए में चाहोगे उतने रुपए में बेचोगे। 20 साल जैसे ही खत्म हुए उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, फिर उसके बाद में वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, फिर वो सब लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज से बचने के लिए कई कंपनियां एक तरीका अपनाती है जिसको बोलते हैं पेटेंट एवरग्रीनिंग। क्या करते हैं, पेटेंट एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग मतलब हमेशा ग्रीन रहो, मतलब हमेशा आबाद रहो। तो कंपनियां क्या करती है, हर बार फॉर्मूले में कुछ चेंज कर देती है और बोल देती है देखो हमने नया फॉर्मूला बना दिया, और फिर नई दवाई डाल देती है कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके। तो इसको बोलते हैं पेटेंट एवरग्रीनिंग। हालांकि पेटेंट एवरग्रीनिंग को एक गलत प्रक्रिया माना जाता है मार्केट में ट्रेड के हिसाब से, और इसीलिए एक चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इस चीज को रोकने के लिए जेनेरिक दवाइयां आपने देखी होगी, है ना। तो जेनेरिक दवाइयों का निर्माण हमको देखने को मिलता है। तो पेटेंट चूंकि 20 वर्ष का है और उसके बाद पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन जाता है, तो इस तरह से दवा कंपनियां खास करके वो क्या कर पाती हैं, जेनेरिक प्रारूप ला सकती हैं। मैंने करंट अफेयर्स में पहले पढ़ाया था ब्रांडेड दवाएं क्या होती है और जेनेरिक दवाएं क्या होती है, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि ब्रांडेड दवाएं रिसर्च और ये सारा सब कुछ होने की वजह से वो बहुत महंगी होती है। जेनेरिक सेम उसी का कॉपी होता है, लेकिन उसमें रिसर्च और इनका खर्चा नहीं है। ब्रांडेड में क्या होता है, बड़े डॉक्टर्स का, उनके कमीशन का और सारा सब कुछ का करके, और वो बहुत ज़्यादा रेट्स में मिलती है। लेकिन उसी तरह की वो दवाई सेम टू सेम जेनेरिक रूप में मिलती है। जैसे प्रधानमंत्री जो हमारी जो दवाएं पीएम जो पीएम जनौषधि जो भंडार होते हैं, वो जनौषधि भंडार जो होते हैं उन पर लगभग 80% तक सस्ती दवाएं हमको वहां पर मिलती है। वो क्यों मिल पाती है, वो जेनेरिक दवाएं होने की वजह से मिलती है। हालांकि जेनेरिक दवाइयों के बारे में ये भी कई बार कहा जाता है कि उनमें जो कंटेंट होता है वो उतनी मात्रा में नहीं होता जितना होना चाहिए, तो ये समस्याएं भी देखने को मिलती है। खैर वो अलग बात है। तो जब जेनेरिक दवाएं आने लग जाती है तो फिर क्या हो जाता है, उससे लोगों को सस्ते रूप में दवाएं मिलना शुरू हो जाती है। अभी पिछली क्लास में हमने एक देखा था कि 200 से ज्यादा दवाओं की रेट्स को सस्ता करने का प्रयास किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है, वो कस्टम ड्यूटी कम करके किया जा रहा है। मतलब जब दवा को हम बाहर से खरीदते हैं तो सरकार उस पर ड्यूटी लगाती है, तो उसकी रेट बढ़ेगी। सरकार ने बोला कि नहीं यार, कुछ बीमारियां हैं जो खतरनाक है, कैंसर है, इस तरह की बीमारियां, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको कस्टम ड्यूटी को कम करना चाहिए ताकि हमारे लोगों को इन भयंकर बीमारियों से दवा इलाज करने के लिए दवाएं
मिल सके, उस पर मैंने आपसे बात कर ली थी। ठीक है, अभी पेटेंट एक्सपायरी होने के तुरंत बाद ही जेनेरिक दवा को मार्केट में लॉन्च करने के लिए एक प्रावधान है जिसको बोलते हैं बोलर प्रोविजन। तो कल को आपको सीधा ही क्वेश्चन बोलते बोलर प्रोविजन क्या है, मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि बोलर प्रोविजन क्या है, तो बोलर प्रोविजन एक्चुअल में किससे जुड़ा हुआ है, पेटेंट से। बोलर प्रोविजन के तहत किसी भी दवा उत्पाद के लॉन्च से पहले ड्रग रेगुलेटर की स्वीकृति अनिवार्य होती है। ठीक है, और इसके लिए निर्माताओं को दवा की सेफ्टी और बायो एक्विवेलेंस, मतलब एक तो जो उसके गुण हैं वो बने रहे, बरकरार रहे, और उसके साथ साथ वो सुरक्षात्मक भी रहे, किसी तरह का ये ना हो जाए कि वो उन मानकों पे खरा ना उतरे जिस पर किसी एक दवा को उतरना चाहिए, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसी बोलर प्रोविजन की वजह से क्या होता है कि जब पेटेंट खत्म होता है उससे पहले ही कंपनियों को यह मौका मिल जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, पहले ही उसको तैयार करना शुरू कर दे, और जब पेटेंट पूरा खत्म हो गया जिस तारीख को, उसके बाद वो उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो रिसर्च का जो भी काम है या फिर सेफ्टी और बायो एक्विवेलेंस से जुड़ा हुआ जितना भी डेटा कलेक्शन या सारी जो चीजें हैं, क्योंकि क्या होता है दवा बनाने के बाद पहले उसका ट्रायल भी तो किया जाता है, उसको लोगों को देखकर देखा जाता है क्या वो वाकई में इफेक्टिव है या नहीं है, क्या उन्होंने जो पेटेंट की कॉपी की है वो सही तरीके से की या नहीं की, वो सारी चीजें उसमें देखी जाती है। ठीक है, तो पेटेंट एक्सपायर होते ही क्या कर देते हैं, इस तरह से दवा लॉन्च कर देते हैं। जैसे अभी हाल ही में बोहिंजर इंगेलहेम की एक दवा थी एम्पाग्लीफ्लोजिन, एम्पाग्लीफ्लोजिन नाम की ये दवा टाइप 2 डायबिटीज में काम आती है। डायबिटीज समझते हो सब, मधुमेह है ना, चीनी खाने से हो जाता है, ज्यादा चीनी खाने से हो जाता है ना, नहीं, ज्यादा चीनी खाने से नहीं होता है। जब शरीर में इंसुलिन काम करना बंद कर देता है तो लैंगरहैंस हमारे द्वीप समूह एक, तो एक ग्लैंड है जहां से क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन दो आपके स्राव होते हैं, किसके, हार्मोन्स के। एक तो क्या करता है इंसुलिन की मात्रा, एक तो क्या करता है जो शुगर है उसको कम करता है, और दूसरा शुगर को बढ़ाता है। तो ग्लूकागोन तो बढ़ाता है और इंसुलिन कम करता है, दोनों अपना काम करके उसको एक लेवल पर मेंटेन रखते हैं, ना तो कम होने देते हैं ना ज्यादा होने देते हैं। जब ये काम करना बंद करते हैं, अब ये काम करना कब कब बंद करें, मतलब वो कोशिकाएं स्ट्रेस में आ जाएगी। कोशिकाएं स्ट्रेस में कब आएगी, जब स्ट्रेस डालेंगे। स्ट्रेस कब डलेगा, जब यहाँ स्ट्रेस होगा। यहाँ स्ट्रेस कब होगा, जब लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होगी, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा, और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको समस्या पैदा करेगा। ठीक है, तो ये है आपका डायबिटीज की टाइप 2 के लिए। जैसे एम्पाग्लिफ्लोजिन के लिए अभी हाल ही में उसका पेटेंट समाप्त हुआ और वो दवाई बाजार में आ गई कम रेट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एआई के हथियार भ्रष्टाचार को भांपने के लिए तैयार। अब ये जो खबर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप बार बार हम सब पढ़ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। सिंपल सी बात है, पहले तो इंटेलिजेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता अब अलग अलग चीजें हैं बहुत सारी, एक इंटेलिजेंस होता है, एक मेमोरी होती है। ठीक है, इनको आपको डिफरेंस होना चाहिए। तो मेमोरी बेसिकली स्टोरेज करना है, और इंटेलिजेंस मतलब सोचना, विचारना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना। ठीक है, ये सारी चीजें इंटेलिजेंस में आती है। स्टोरेज में तो चीज बनी हुई है उसको डाल दो अंदर, बस थैले में डाल दिया, लेकिन इंटेलिजेंस है कि थैले में हाथ डाला जादूगर की तरह और जो चाहा वो निकाल लिया। वो क्या है, जो चाहा वो निकाल लिया, ये इंटेलिजेंस है। और कुछ पड़ा था अंदर, हमको पता है पड़ा है, उसको निकाल लिया, वो क्या है, मेमोरी। इस तरह से देखना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जब यही काम मशीनें करने लग जाए जो मनुष्य करता है, मतलब मनुष्य बाकी प्राणियों में अलग क्यों है, क्योंकि वो सोचना जानता है, तर्क करता है, विचार करता है, और तभी आज हमारे पास ये सब हम कर पाए। पृथ्वी का उपयोग करने की क्षमता मनुष्य को इंटेलिजेंस ने दी है। इंटेलिजेंस खत्म कर दो, मनुष्य किसी काम का नहीं है। मेमोरी सब में है, मेमोरी जानवरों में भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो साइबेरिया से उड़ करके साइबेरियन क्रेन जो है ना, हमेशा कहां नहीं आ जाते, भरतपुर, केवलादेव। अब बताओ उनको कौन बताने जाता है, पर उनके इंटेलिजेंस नहीं है, मेमोरी है। तो मेमोरी हो सकता है इंटेलिजेंस भी हो, हम ये नहीं कह सकते, कई जीवों में इंटेलिजेंस भी होती है मनुष्य के अलावा भी, डॉल्फिन में होती है। ठीक है, और भी बहुत से जीव हैं जिनमें इंटेलिजेंस देखने को मिलती है, चिंपैंजी, गुरिल्ला, ये सब करते ही है ना। कौवे में भी होती है, पता आपको, कौवे में भी इंटेलिजेंस होती है। आज सर्च करना गूगल पे जाके कि कौवा किस तरह से इंटेलिजेंसी को दिखाता है, आपको जवाब मिल जाएगा।
तो प्रशासन में भ्रष्टाचार को चिन्हित करने के लिए अब हम इस एआई का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एआई बेसिकली क्या होता है कि मनुष्य का दिमाग लिमिटेड है, हम एक बार में थोड़े पे ही ध्यान रख सकते हैं, लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे हम डिजिटल इकोनॉमी में आ चुके हैं, डिजिटल इकोनॉमी मैंने बताया आपको कि आज हर काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। आज जैसे मान लो कि पहले क्या होता था, आपका जो भी मार्कशीट थी ऑफलाइन घर पे होती थी या रिकॉर्ड्स में होती थी, आज कहाँ होती है, एक सर्वर पे। अब उस सर्वर का जो इतना बड़ा डेटा है उसको मैं अगर देखना चाहूं तो मैं कितना देख लूंगा उसमें से, मेरी एक लिमिटेशन है ना। लेकिन एआई क्या करेगी, उसमें घुस जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, उस सर्वर में घुस के और बहुत फास्ट लेवल पर उस पूरे डेटा को खंगाल करके और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको निकाल सकती है। तो प्रशासन में मान लो कोई वित्तीय अनियमितताएं कर रहा है, फाइनेंशियली कोई फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो एआई के पास में ये आधार है कि वो उस डेटा का एनालिसिस करके और ये बता सकती है कि यहाँ यहाँ ये गड़बड़ हो रही है। और इसी को हम बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार या प्रशासन को भ्रष्टाचार से मिटाने के लिए एआई का प्रयोग किया जा सकता है। तो जर्मनी ने हाल ही में जैसे हॉक आई नाम का एक टूल निकाला, अब ये पूरा आर्टिकल था तो उसमें सब इकट्ठा कर दिया, तो इन महाशय ने जो मेहनत की उसका लाभ हम उठाए ना भाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 जगह पढ़ा होगा चीजों को, फिर एक आर्टिकल लिखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा उस आर्टिकल को पढ़ करके अपनी तैयारी करें, क्योंकि हमारे काम का है, यही करना है। टीचर भी क्या करता है, आपको 10 किताबें पढ़ता है, उनमें से जो काम का होता है वो निकाल करके आपको सीधा दे देता है। कोचिंग आकर के सर्विसेज लेने का यही तो बेनिफिट है, और कोई थोड़े भाई। वह तो आप घर पे भी कर सकते थे ये काम, तो जैसे मैंने तैयारी की तो मैंने यही किया, लेकिन फिर उसमें समय कितना लग गया, 5 साल ये समझने में लग गए कि क्या चाहिए। आपको सीधा मिल रहा है कि भैया ये पकड़ो, इसको पढ़ लो, इससे काम हो जाएगा। क्या चेंज होना है वो हम कर रहे हैं काम, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो आपको खाली सीधा देखना है। अफ्रीकी देशों ने भी एक इंटीग्रिटी वॉच ऐप जो है वो उपयोग में ले रहे हैं। वो अमेरिका का पोलरिस एआई काफी चर्चा में रहा था पिछले कुछ दिनों में अखबारों में। तो पोलरिस एआई जो है वो भी वित्तीय अनियमितता को अनुबंधों में, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं सरकारी लेवल पर, उनको चेक कर सकता है, ठीक है। और कोई धोखेबाजी, अगर कोई फ्रॉड किया जा रहा है उसको देख सकता है। तो ये तो हो गई विश्व की बात। इसी तरह से पेरू जो है, उसने, वहां का एक समाचार संस्थान है जिसका नाम है ओजो पब्लिको, उसने क्या किया, एक एल्गोरिदम बनाया जिसका नाम था फ्यून। इस, अब ये नाम ऐसे ही होंगे, देखो अंग्रेज ऐसे ही नाम रखते हैं। अब आप सोचो कि पाणिनि, अष्टाध्यायी जैसे नाम मिले वो आपको नहीं मिलेंगे, वो वैसे भी आपको याद नहीं होते, ये कम से कम हो जाएंगे। तो फ्यून नाम जो है ये एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम मतलब गणना करने का एक तरीका, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम जो है ये 2.5 लाख पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट की इसने जांच की और बताया कि उसमें कितने प्रतिशत तक भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसने एक तरह से सतर्क किया कि देखो ये गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है। तो एआई का मदद हो रही है, नहीं हो रही। तो आप यहाँ पर जब आपको पूछ लिया जाए कि एआई का प्रयोग, लोक प्रशासन में एआई को प्रयोग को बताइए, तो पूछ सकता है ना सीधा सीधा। विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्या है, तो हर एक क्षेत्र में हमको जब भी आर्टिकल छपते हैं उनको देखना है और उसको सेग्रीगेट करके एक जगह करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस का सीधा सीधा टॉपिक है साइंस में, और बहुत हॉट भी है। इस पे अभी इस बार भी क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का, सीधा पूछ लिया, ठीक है। चलिए, अब भारत क्या कर रहा है, तो भारत में भी कुछ प्रयोग सरकार ने किए हैं, जैसे कि आइरश नाम से एक सरकारी योजनाओं की निगरानी करने वाली ऐप बनाई गई है, ठीक है। इसी तरह से एक विजिलेंस नाम से ऐप है, विजिलेंस का मतलब ही निगरानी होता है, तो निगरानी करने के लिए जो भ्रष्टाचार के मामलों को रिपोर्ट कर सकती है। एक हमारा ओजीडीपी, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि सरकारी डेटा की निगरानी करेगा और जो भी गलत काम हो रहे हैं उनको पहचान करके और बता पाएगा, रिपोर्ट करेगा, जिससे कि उन पर अंकुश लगाया जा सके, ठीक है। एक और जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बेसिकली इंटरनेशनल लेवल की संस्थान है, ठीक है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अपनी रैंकिंग सूचकांक भी जारी करती है, ठीक है। तो वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसी का जो इंडिया वाला जो एरिया है, या फिर जो इसका इसका संगठन है, वो क्या करता है, वो भी अब क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार के पहलुओं का अध्ययन कर रहा है, पहचान कर रहा है, और उसके लिए एआई का प्रयोग कर रहा है कि उसके लिए कोई एआई उपकरण बना पाए। तो ऐसे प्रयास हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। तो मिलीभगत, मुनाफाखोरी, मिलावट, इस तरह की सब चीजों को एआई क्या कर सकता है, पकड़ सकता है और उसको रोकने का काम कर सकता है। जैसे आप देखो, अभी हाल ही में जो डेटाबेस है उसका अध्ययन करके बहुत से लोग जो फर्जी पेंशन और ये सब उठा रहे थे, उन लोगों को रोका गया या नहीं रोका गया, है ना। ऐसे ही देखो, आज डिजिटल जब डेटा हुआ तो एसआई जैसी भर्ती में और इनमें जो गड़बड़े हुई उनको पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। तो डेटा का बड़ी मात्रा में उन्होंने अध्ययन किया तभी हो पाया ना, सेम टू सेम चीज। तो यही चीज आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है कि इन चीजों पर रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को किया मनोनीत। हमारी जो संसद है उसके 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। बेसिकली राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो उसमें 250 सदस्य हैं और उनमें से 12 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है। मनोनयन मतलब उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, अपनी तरफ से चुनते हैं। अब ऐसे ही किसी को भी उठा के नहीं चुनेंगे, किसी कारण से चुनेंगे, ठीक है। तो वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो कारण है कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा। तो इन क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80। इस अनुच्छेद 80 के तहत इस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकारों को, लोगों को क्या किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। जब राज्य की बात आती है तो राज्य में ये सब तो होते ही हैं, एक और जुड़ जाता है राजस्थान में, वो कौन सा है, सहकारिता, मेरा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो 4 हैं, इनके अलावा ये और क्षेत्र उसमें जुड़ जाता है जब हम राज्य की बात करते हैं। तो अब आपको पूछा जा सकता है कि किन किन को दिया जाता है, तो कला, जो कला में बेहतर कर रहा है, जो साहित्य में कर रहा है, विज्ञान में कर रहा है, सामाजिक सेवा में कर रहा है, ऐसे लोगों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति को, चूंकि राष्ट्रपति तो आप जानते हो नामात्र का ही प्रतिनिधि है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो सरकार का नहीं है ना, तो नाम तो सरकार ही भेजती है सारे, उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है, उसके नाम से सारा काम होता है। 4 लोग कौन कौन है आपके हैं, देखो राष्ट्रपति कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू। कई लोगों को याद नहीं हो भाई, राष्ट्रपति में किसी और को बता दे, ध्यान रखना है, रामनाथ कोविंद नहीं है अभी, ठीक है। तो कई बार हो सकता है कि यार रामनाथ कोविंद नहीं होंगे अभी तक भी, तो ध्यान रखो। तो 4 नए सदस्य हैं इसमें। विदेश सचिव थे हमारे पूर्व हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। दूसरे वकील हैं उज्जवल देवराव निकम, तीसरे हैं सी सदानंदन मास्टर, और चौथे हैं इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन। ये 4 नाम आपको याद करने हैं। देखो पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें, अगले किसी न किसी एग्जाम में आप इनसे जुड़ा प्रश्न देखोगे और आप मेरे को आगे बोल देना फिर उस दिन भी सर आ गया, ठीक है। ये भावनाएं मन से प्रकट होती है, इसलिए मैं बोल देता हूँ वो चीजें। तो ये देखो उज्जवल निकम, इन्होंने एक्चुअल में, ये कौन है, ये एक क्या है, वकील है, ठीक है, पेशे से महाराष्ट्र के हैं, पद्मश्री मिला हुआ है इनको 2016 में। और इन्होंने 1993 के मुंबई धमाके के जो दोषी हैं उनको फांसी दिलाई। अजमल कसाब को इन्होंने फांसी दिलाई 26/11, 26/11 मतलब 26 नवंबर 2008 को जो हमारा हमला हुआ था हमारे जो मुंबई के होटल ताज पर, उसमें। इसके बाद गुलशन कुमार का मर्डर केस 1997 में, टी सीरीज के गुलशन कुमार जब बहुत आगे जा रहे थे तो उस बाद में तो उनको उसके मामले में, और 2006 में प्रमोद महाजन जो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, उनके मर्डर केस में भी इन्होंने जो है सुनवाई की थी। तो ये है इनके बारे में। अब बात करें हर्षवर्धन श्रृंगला की, तो ये मुंबई के हैं, ये आईएफएस अधिकारी थे, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे। इन्होंने कई जगह पर विदेश सचिव के रूप में काम किया, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र में भी इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसमें भी ये विशेष सचिव के रूप में रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर मीनाक्षी जैन, तो मीनाक्षी जैन पद्मश्री से सम्मानित है 2020 में, इतिहासकार हैं। एनसीईआरटी जैसी किताबें जो आप पढ़ते हो उन किताबों में इनका योगदान रहा है। इन्हें आईसीएचआर मतलब इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, जो इतिहास पर अनुसंधान है, उसके अंतर्गत इनको मनोनीत भी किया, नामित किया गया था 2014 में। और सती, राम और अयोध्या, कांग्रेस पार्टी, जाति राजनीति, इस तरह की कई इन्होंने क्या लिखी है, पुस्तकें लिखी है। फिर है सी सदानंदन मास्टर, तो बेसिकली आरएसएस से जुड़े हुए, ठीक है, वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं आरएसएस के। एक समय इनके दोनों पैर काट करके इनको पटक दिया गया था केरल में वामपंथी लोगों के द्वारा, तो बाद में फिर भी ये जीवित रहे, और उसके बाद में इन्होंने वहाँ बहुत काम किया, ग्रामीण शिक्षा, आदिवासी विकास, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा को आगे बढ़ाने में, तो शिक्षाविद के रूप में इनको यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गए हमारे 4 लोग जिनको पद्म जो क्या बोलते हैं राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है हमारे, तो वो हम भी देख लेते हैं कि अभी हमारी राज्यसभा की तो टोटल 245, 250 में से 245 सीटें ही हमारी है ना, 5 सीटों पे नहीं है। तो मौजूदा सांसद हमारे 240, खाली है 5। अब इनमें से भाजपा की 99 है, कांग्रेस की 27 है, टीएमसी के 13, डीएमके के 10। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा आपसे, ये जो वर्तमान स्थिति है ना, ये बदलती रहती है, तो इन पर अपडेटेड रहना है हमको, है ना। किसके कितने सदस्य हैं, सर्वाधिक किसके हैं, सेकंड नंबर पे कौन है, तीसरी कौन है, इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं। अब नॉमिनेटेड कितने, टोटल 10 है ना, ठीक है। तो 2 अभी नॉमिनेटेड भी कम है, क्लियर है। अब क्या है राज्यसभा से जुड़े हुए मुद्दे, तो वो सारा मैंने यहाँ बताया। जैसे संसद का ऊपरी सदन है, कब गठित हुआ था, 1952 में।
ठीक है, 245 सीटें हैं जिनमें 233 चुन करके आते हैं, 2 सदस्यों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। ये सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, पुडुचेरी, मिजोरम और सिक्किम, मतलब 7 राज्यों की केवल एक है। सबसे ज्यादा 31 उत्तर प्रदेश और सबसे कम 7 है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और ये 4 तो हो गए आपके, और सिक्किम, ये 5 तो गए नॉर्थ ईस्ट के, और फिर गोवा और पुडुचेरी हो गए कहाँ के, जो हमारे सदन दोनों जो तट है उनके। ठीक है, पुडुचेरी तो आपके चेन्नई आंध्र प्रदेश और गोवा पश्चिमी तट पे। ठीक है, इसके बाद में लोकसभा से पारित साधारण विधेयक को राज्यसभा केवल 6 महीने रोक सकती है, धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। बस ये उसकी शक्तियों के बारे में बेसिक। 6 साल का कार्यकाल होता है, हर 2 साल में नए होते हैं, तो इस तरह से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। समझ रहे हो, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके बाकी सदस्यों को राज्यों की जो विधानमंडल है उनके द्वारा चुन करके भेजा जाता है। उसका तरीका और ये सारा सब आपने पढ़ा होगा, और भी पढ़ लोगे आगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य केवल, और कोई नहीं, मनोनीत नहीं। जिन केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती वहां पर विशेष निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं जो इनका चुनाव करते हैं। तो ये बेसिक है कुछ राज्यसभा के बारे में, तो ये हमने पढ़ लिया क्योंकि वो 4 सदस्य मनोनीत किए गए, तो थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, मजबूत अर्थव्यवस्था का असर भारत में घरेलू क्रेडिट बढ़कर के जीडीपी का 42% पहुंचा। जीडीपी आप समझ सभी जानते हो, क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कुल मिलाकर के जो भी वस्तुएं सेवाएं हम एक अवधि के अंतर्गत उत्पादित कर रहे हैं उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है। ये टर्मिनोलॉजी ऐसी याद होनी चाहिए आपको, एक एक वर्ड, ताकि आप जब लिखने लगो तो इनके परिभाषाओं में तो सोचना ही नहीं पड़े। सोचने का काम पता कहाँ हो, जो कंसेप्ट है या क्वेश्चन में जो तर्क पूछे गए उन पर दिमाग लगाने की कोशिश हो, क्या लिखना है। परिभाषाएं तो फट से लिखी जानी चाहिए, इस तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मतलब, एक्सचेंज किसको बोलते हैं, जहां लेन देन होता है। एक्सचेंज मतलब यार एक्सचेंज करवा लेते हैं, मतलब आप एक चीज दे करके दूसरी ले लेते हो। तो एक दे रहा होता है, दूसरा ले रहा होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी स्टॉक्स का क्या होना होता है, लेना देना होता है, बिक्री खरीद बेचना। ये एनएसई, बीएसई, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है, स्टॉक्स है हमारे, एक्सचेंजेज स्टॉक्स के। ठीक है, तो इसने एक रिपोर्ट दी है और उसने बोला है कि घरेलू वित्तीय देनदारियों में तेजी आ रही है। अब इसको समझना क्या हुआ, जैसे महामारी आई 2019 में, तो महामारी आने के साथ ही जो है हमारे देश के नागरिक हो गए सतर्क। सतर्क हो गए तो जो पैसा पड़ा था उसको उन्होंने दबा लिया, क्योंकि मार्केट में अनिश्चितता है, और जब मार्केट में अनिश्चितता होती है तो व्यक्ति क्या करेगा, उस पैसे को अपने पास में रोक लेगा। सरकार की मजबूरी हो गई क्योंकि मांग कम हो गई, पैसा आपने रोक लिया, खर्च नहीं कर रहे आप, क्योंकि आप अनिश्चितता है। अनिश्चित समय में क्या होता है, व्यक्ति खर्च नहीं करता है। ठीक है, कम करता है या खर्च। हाँ, निश्चितता है, महीने की तनख्वाह मिल रही है, सरकार महीने की तनख्वाह दे रही है, अरे चलो ठीक है यार, क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद लो, अगले महीने दे देंगे। आप कहीं से अच्छा कमा रहे हो तो ये ठीक है, नहीं कमा रहे 10,000 ही आते हैं तो फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करेगा और उल्टा 2,000 और बचा लेगा उसमें से आदमी। जब कम आएगा तो उसको क्या करेगा, उसमें 2 और बचाएगा कि यार क्या पता अगले महीने और कम हो जाए। तो अनिश्चितता की स्थिति में क्या होता है, घरेलू बचत बढ़ जाती है और खर्च कम हो जाता है। अब क्या होगा कि व्यक्ति अगर उस पैसे को बचा करके रख रहा है तो ऐसे में वो पैसे का यूटिलाइज तो कुछ हुआ ही नहीं, पड़ा हुआ पैसा किसी काम का थोड़े, पैसा तो राउंड में होना चाहिए। भाई बैंक जो है, आप जब बैंक में कुछ डिपॉजिट कराते हो तो बैंक उस पूरे पैसे को क्या करने की कोशिश करता है, लोन पर देने की कोशिश करता है। खुद के पास पटक के क्या करेगा, आपको ब्याज कहां से देगा। तो आपको 3% ब्याज देता है और उधर उसको 7-8% पे लोन देता है, तो बीच के पैसे से उसका खर्चा चलता है। और यही चीज मार्केट में मांग पैदा करता है, मतलब व्यक्ति संभावनाओं के लिए इन्वेस्ट करता है। आप मान लो कि जैसे हम ही मेहनत कर रहे हैं, आज क्यों कर रहे हैं, आज मेहनत करेंगे, आज कम में करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में और ज्यादा इसके परिणाम मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए तो कर रहे हैं, ये निवेश है, समय का, धन का, जिसका भी निवेश हो। तो उस समय जब महामारी आई तो उस समय क्या हुआ, लोगों ने पैसे को रोक लिया। फिर देश, हमारी सरकार ने क्या किया, सरकार ने ब्याज दरें कम की, मौद्रिक नीति में उन्होंने ब्याज दरें कम क्यों की, ताकि लोगों को सस्ता ऋण मिले। सस्ता ऋण मिले तो लोग पैसा लें, अरे पैसा लेकर आदमी
जोड़ेगा थोड़े, कर्ज लेकर के आप उसको रखोगे के अंदर, खर्च करोगे कहीं ना कहीं। खर्च करोगे मतलब किसी न किसी काम में लगाओगे, या तो मकान बनाओगे या फिर कहीं और खर्च करोगे, बिजनेस में लगाओगे। इस तरह से आप मार्केट में क्या करोगे, इकोनॉमी को ड्राइव करने की कोशिश करोगे, मांग को बढ़ाओगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि ये रिपोर्ट कह रही है कि 2024 में हमारा जो क्रेडिट है, घरेलू क्रेडिट, वो बढ़कर के 42.1% हो गया। मतलब घरेलू ऋण, मतलब ऋण में हमारी जनता का हिस्सा बढ़ गया, वो कम हो गया था, 32 से 35% तक था 2020 तक, जो बढ़ करके 42% पे हो गया। मतलब अब जनता जो पहले पैसे को सेव कर रही थी, उसको उसने क्या करना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया। जनता ही नहीं, घरेलू ऋण में सब आता है, हमारे बैंक्स हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस हो, लोग हो, बड़े बड़े लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो हो, ये सब। तो ऋण के रूप में पैसा ज्यादा मात्रा में अब घरेलू स्तर से मिल रहा है। घरेलू स्तर से अगर ऋण मिल रहा है तो बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारी ही इकोनॉमी का पैसा हमारे पास काम आएगा। अगर ऐसा होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, बचत कम होगी नहीं होगी। तो यहां देखो, जो घरेलू बचत जो थी 11.7%, वो घट के कितनी हो गई, 5.2%। घरेलू बचत कम हो गई ना, घरेलू बचत कम होगी तभी जाकर के तो, और यहाँ पर ये पैसा बढ़ा है, यहाँ पर जो ऋण के रूप में आ रहा है। तो कभी भी अगर घरेलू वित्त की मात्रा बढ़ रही है, घरेलू ऋण या क्रेडिट की मात्रा बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, आगे बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था में एक तो बाहर के पैसे पर निर्भरता कम होगी, और दूसरा अर्थव्यवस्था में लोगों को एक विश्वास उस समय बन रहा है, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये जो घरेलू क्रेडिट बढ़ना है, ये क्या है, एक तरह की अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो कल को आप बोले कि भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, ये चीज कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक परिचायक है कि यहाँ के लोग अब क्या कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में ऋण के लिए पैसा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओटीटी सब देखते हो, नेटफ्लिक्स या प्राइम, अमेजन प्राइम या कुछ थोड़ा बहुत तो देखते ही होंगे, फ्री वाला देखते होंगे, पैसे वाला नहीं। तो जो पेड देखते हैं उनके लिए ये है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी आपके सिलेबस का हिस्सा है। ओवर द टॉप मतलब जो बेसिकली नॉर्मल आपका जो चैनल्स थे, जैसे कि पहले क्या होता था, आप केबल से, केबल के माध्यम से या बाकी जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते थे उनके माध्यम से आप किसी भी कंटेंट को देख पाते थे। लेकिन इन्होंने ओवर द टॉप मतलब इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, और ये प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टली वो कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं जो पहले किसी एक परंपरागत माध्यम से मिलता था। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हम इनको बोलते हैं। तो ये ओटीटी क्या कर रहे हैं, डार्क पैटर्न्स का यूज कर रहे हैं। अब ये डार्क पैटर्न शब्द जो है ना, ये पिछले 2-3 महीने से लगातार खूब चर्चा में। तो अगर ये चर्चा में, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं पेपर बनाने वालों की भी नजर में आ जाएगा। तो डार्क पैटर्न्स को समझ लो क्या होता है। डार्क का मतलब होता है क्या, अंधेरा, घना, गहरा। और पैटर्न मतलब कोई तरीका, मतलब एक ऐसा तरीका जो बहुत गहरे राज के साथ में छिपा हुआ है, आपको दिखता नहीं है पर हो रहा है। तो डार्क पैटर्न क्या होते हैं, वेबसाइट या ऐप में जानबूझकर बनाए गए डिजिटल एलिमेंट होते हैं जो यूजर को ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं जिससे वो क्या हो जाए, नुकसान हो जाए उसको, और प्लेटफॉर्म को फायदा हो जाए। कैसे, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं बिल्कुल छूट पे कोई चीज मिल रही है। जैसे मान लो आज मैंने एक डिजिटल कंटेंट के लिए, कि प्रमोशन के लिए एक व्यक्ति से बात की, बोला कितने का होगा, कि सर कुछ नहीं है, बस 10,000 रुपये का होगा, मान लो उसने बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद में मेरे को पता चला कि जब मैंने फाइनल पूछा तो यार ये तो यहाँ पर 12,000 दिखा रहा है। नहीं सर, इसमें जीएसटी भी तो लगेगा। बात समझ रहे हो, जैसे आपको पहले तो तैयार कर लिया अच्छी तरह से कि, जैसे मान लो कोई बाजार में आप गए शॉपिंग करने के लिए, जैसे महिलाएं जाती है कि सूट लेना है साहब, सूट लेना है, हाँ ठीक है सूट ले लो, तो कितने का लगेगा, नहीं आपके तो लगा देंगे, सही लगाएंगे, सही लगाएंगे, सही लगाएंगे, बोलते बोलते 100 रुपये मीटर लगाएंगे, 100 रुपये मीटर लगा दिया। फिर बाद में बोलते हैं कि अच्छा इसके साथ चुन्नी, नहीं चुन्नी 150 रुपये की है। समझ रहे हो, तो यहाँ क्या किया, आपको पहले तो खरीदने के लिए मजबूर कर दिया, और फिर लास्ट में ऐसा बम पटक दिया जो आप मजबूर, आपने खरीद लिया। इसी तरह से ऑनलाइन आप कोई परचेजिंग कर रहे हो, शुरुआत से लेकर एंड तक आपको रेट दिखाई जा रही है 8,000 8,000 8,000, और फिर लास्ट में आपने देखा कि जैसे जो डिलीवरी, जो छोटे छोटे कुरियर वाली जो कंपनियां वो क्या करती हैं, आपने मान लो 25-30 रुपए या 40 रुपए का या 50 या 100 का सामान खरीदा, 100 का सामान खरीदा, जैसे आप लास्ट पेमेंट जाओगे देखो 150 हो गए, कहेंगे 50 रुपए डिलीवरी चार्ज, कम करना है तो इसको 499 का खरीदो। ये वाली स्थिति होती है ना, ये भी एक तरह का डार्क पैटर्न है। आपको पहले तो दिखाया जाएगा 29 रुपए में आलू, फिर पता चल रहा है बाद में कि अगर आलू आलू खरीदेंगे तो 60 का पड़ जाएगा। क्यों,
हैंडलिंग चार्ज हो जाएगा, रेनी सीजन का चार्ज अलग लगा देंगे, बारिश हो रही है तो सर्ज लग जाएगा, है ना। तो वही आइसक्रीम जो तुम पैदल जा करके 20 रुपए की ला सकते थे, उसके तुम 50 रुपए दोगे। ठीक है। हालांकि ग्राहक भी बहुत समझदार होता है, तो वो भी सारे जोड़ जोड़ के रखता है सामान की, एक साथ जब हो जाएंगे तभी लूंगा, या कूपन में आएगा तभी लूंगा। तो वो भी सब दिमागदार होते हैं। कई बच्चे तो इसलिए तैयारी नहीं कर पाते, वो इसी चीज का इंतजार करते हैं कि ऑफर में आएगा तो लूंगा, हालांकि वो ये नहीं समझते कि उसका समय जा रहा है। ठीक है। चलो, तो इसमें कुछ चीजें जैसे ड्रिप प्राइसिंग, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, फोर्स्ड एक्शन, इंटरफेस इंटरफेरेंस, सॉस फिलिंग, प्राइवेसी जकरिंग, नैगिंग, बैट एंड स्विच और डिसगाइज्ड एड्स। आपको इनकी डिटेल्स बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो नाम आपको याद होने चाहिए। ड्रिप प्राइसिंग मतलब शुरू में कम कीमत दिखाना, बाद में ज्यादा जोड़ देना, बता दिया मैंने। सब्सक्रिप्शन ट्रैप में क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, नोटिफिकेशन भी नहीं आता और आपका सब्सक्रिप्शन रिन्यू होता रहता है। जनरली ज्यादातर में जब आप पहली बार सब्सक्राइब करते हैं ना, तो उसमें होता है ऑटो रिन्यू का ऑप्शन, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करवा देता है। समझ रहे हो। फिर उसके बाद में फोर्स्ड एक्शन, मतलब जबरन ऐप डाउनलोड करवाना या निजी जानकारी, तो एक या दो तो आपको फ्री दे देते हैं, और जैसे उसको आप यूज्ड होते हो उसके बाद आपको पेड उसको देना पड़ता है। मतलब कह करके नहीं करते कि पहले कोई नहीं कहेगा, बताएंगे कि फ्री ऐप डाउनलोड, फ्री होगा फ्री होगा, और आपने 2-3 बार यूज किया, आपको अच्छा लगने लगा, आपने टाइम दिया, फिर पता चलता है फ्री नहीं है। अब आप मजबूर हो जाते हो कि वो वाली बात, जैसे कि 2-4 शो किसी, मान लो क्या बोलते हैं, पंचायत जो है, उस वेब सीरीज के दो दो पार्ट तो पहले डाल दिए और बाकी फिर पेड लो, है कि नहीं, इस तरह की चीज। फिर इंटरफेस इंटरफेरेंस, ऐसे डिजाइन जो गलत बटन क्लिक करवाएं, तो बनाया इस तरीके से है कि आप क्लिक तो कहीं और करना चाहते हो और पता चलता है कि वो दूसरे पे क्लिक हो गया, तो फिर आप जहां नहीं जाना चाहते थे वहां चले गए। तो ये सारे कुछ तरीके हैं। नैगिंग में क्या होता है, बार बार पॉपअप आ जाएगा बीच बीच में, फिर आ जाएगा फिर आएगा, जैसे कि कुकीज के लिए और इनके लिए भी आते हैं, तो वो हो गया। बैट एंड स्विच, एक चीज दिखा करके दूसरी चीज देना, ठीक है, बस दिखाया कुछ और दिया कुछ। डिस्गाइज्ड एड्स, ऐसे विज्ञापन जो कंटेंट की तरह दिखते हैं, तो आप उसे क्लिक कर दोगे और उस कंटेंट, तो उनको तो प्रॉफिट हो गया, क्लिक होते हुए तो क्लिक बेस्ड उससे पैसा ले रहा है जो भी विज्ञापन दिखा रहा है उससे। और आप जैसे देखा होगा, जैसे कि एप्पल के अंदर अगर आप देखोगे तो, जैसे हमारे ये जो ट्रू कॉलर होता है, उसमें समस्या है कि आपको एक नंबर भी अगर सर्च करना है कुछ भी, तो पहले एक एड देखना पड़ेगा आपको पूरा, और आप उसमें जो क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, तो क्रॉस पे तो नहीं जाएगा और पता नहीं कहीं और चला जाएगा। तो ये वाली स्थिति जो होती है, तो ये सारे क्या होते हैं, एक तरह के डार्क पैटर्न्स होते हैं। समझ गए डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं। तो डार्क पैटर्न्स का हर जगह यूज हो रहा है। पहले मैंने बताया था किसके लिए, ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में डार्क पैटर्न्स बताए थे मैंने, फ्लिपकार्ट, अमेजन और ये सब करते हैं। फ्लैश सेल फ्लैश सेल फ्लैश सेल बोल के कोई फ्लैश सेल नहीं होती, बोल देते हैं कि अगर तुम सिल्वर बन जाओगे तो तुम्हें 12% डिस्काउंट, जाके देखोगे कि नीचे के केवल 100 रुपए तक। तो आप तो सोचोगे यार 12% तो मैं 1000 रुपए का डिस्काउंट लूंगा, फिर पता चला कि 100 रुपए का डिस्काउंट। समझ गए। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं लास्ट खबर पे जो है हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो टेनिस वर्ल्ड फेमस गेम है और इसके 4 बड़े टूर्नामेंट पूरे वर्ल्ड में होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक जिसको हम बोलते हैं विम्बलडन, ये हम सब गलत बोलते हैं, विम्बलडन बोलते हैं इसको, या कोई और कुछ बोलेगा, लेकिन है क्या ये विम्बलडन। अब ये बोला नहीं जाता, थोड़ा सा रेगुलर अगर खेलेंगे तो, कोई अगर आप टेनिस खेलते हो रेगुलर देखते हो तो बोल सकते हो ना। तो विम्बलडन जो है ये एक टूर्नामेंट है जो अभी कब आयोजित हुआ, 30 जून से 13 जुलाई। बेसिकली जनवरी में आपका यूएस ओपन होता है, ठीक है। हाँ जनवरी में, नहीं जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जून में आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद में आपका होता है विम्बलडन, और फिर उसके बाद में अगस्त सितंबर में हो जाएगा आपका क्या, यूएस ओपन। ये 4 अलग अलग प्रतियोगिताएं, जिनको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, है ना। तो 4 टूर्नामेंट में से एक है विम्बलडन जो भी हुआ, इसमें 30 जून से 13 जुलाई तक हुआ। विनर जो रहे वो कौन कौन रहे, ईगा स्वीटेक, इसने अमांडा अनिसिमोवा को हराया। ये नाम याद करना पड़ेगा, कुछ कोई इसमें मदद नहीं कर सकता मैं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएंगे याद। और हरा करके पोलैंड की पहली विम्बलडन एकल चैंपियन बन गई। दूसरा, जेनिक सिनर ने हराया कार्लोस अल्काराज को। देखो नए खिलाड़ी आते जा रहे हैं, कोई समय था जब हम तैयारी करते थे तो रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, ऐसे नाम थे। अब वो नाम साइड में तो जा, क्रिकेट जब पहले देखते थे, जब कोई जमाना था जब क्रिकेट में तो विराट कोहली या इस तरह के नाम आते, आजकल शुभमन गिल, पांड्या और पता नहीं कैसे कैसे नाम आते हैं।
ठीक है, मतलब अलग अलग खिलाड़ियों के जो भी है, तो वो नए लोगों के लिए तो फैमिलियर है लेकिन पुरानों के लिए नहीं है। तो आपको अपडेटेड रहना है, आपके लिए तो वैसे भी नया है सारा चीज। तो ये कुछ नाम आप देखना, क्योंकि ये आने वाले समय में यही जीतते रहेंगे, साल 2 साल 3 4 साल तक तो ये लोग ही आपको बार बार दिखाई देंगे। जैसे नोवाक जोकोविच क्या था, बार बार जीता था। जैसे रोला गेरा, मतलब जो फ्रेंच ओपन होता था, फ्रेंच ओपन को रोला गेरा भी बोलते हैं। रोला गेरा मतलब लाल बजरी। तो फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर खेला जाता है। उस मैदान में जो घास नहीं होती उसमें क्या होती है, लाल बजरी बिछी होती है, उसमें वो गेम खेला जाता है। ठीक है, तो उसका बादशाह माना जाता था किसको, राफेल नडाल को। तो वो बंदा बाकी कुछ नहीं जीतता था, वो फ्रेंच ओपन जरूर जीतता था, और लगातार कई सालों तक उसने जीता। ठीक है, 1877 से पहली बार शुरू हुआ। अब ये दोनों हैं वो लोग जिन्होंने क्या जीता है, फ्रेंच ओपन। तो इगा स्वीटेक और जेनिक सिनर, ये दोनों विजेता हैं इस बार के विम्बलडन 2025 टूर्नामेंट के। ठीक है, चलो, और तो बस इतना ही है। इनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हो, मिल जाएगी इसमें। बाकी देखो, एकल भी होता है, दोनों पुरुष और महिला। फिर उसके बाद में होता है पुरुष युगल, मतलब 2 खिलाड़ी इधर 2 खिलाड़ी इधर। फिर होता है महिला युगल, और फिर एक होता है मिश्रित युगल। 5 टोटल टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन हमें 2 पर ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 2 से ही जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कोई इंडिया का जीते तो फिर उसको ध्यान रखना है। हालांकि इंडिया के युगल में ही जीतते हैं, वो भी मिश्रित में। इनमें सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस, इस तरह के कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ मिश्रित और ये सब जीते हैं। हालांकि बाकी तो अभी तक कोई ऐसे अच्छे खिलाड़ी आए नहीं जिन्होंने यहाँ पर जाकर के, कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेले जरूर है एकल टूर्नामेंट, लेकिन जीत नहीं पाए। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। ठीक है।